क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना ही दूर चला गया है जैसे वो तुमसे। ओके मैम, पर्सनल मत हो। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस कहेगा यार ये तो मेरा है, क्या ही बोलूं इसके बारे में, इतनी दूरियां आ गई तो मेरा कब से हुआ ये, है ना। तो कोई इंसान चला जाए जीवन से तो तुम्हारा था ही नहीं कभी, सिंपल है। तो ये सोचेगा यार इलेक्ट्रॉन इतनी दूर है, मेरा तो था ही नहीं, तुम ले जाओ थोड़ी सी एनर्जी डाल के, तो बहुत आराम से कम एनर्जी देके आप झटके से उड़ा के ले जा सकते हो। अब तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से जाके पूछ रहे हो भाई तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुम तो मतलब यार इनह्यूमन काम कर रहे हो। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये तो गलत बात है ना कि तुम भाई वो इंसान पहले ही दर दर की ठोकरें खा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम जाके पूछो चाहिए इलेक्ट्रॉन, देख दे वो ऐसे बच्चे के सामने करते, हम कभी कभी छेड़ते हैं। ओह यार कितनी औसम है। जो बच्चा ये सेशन पूरा लगाएगा वो एग्जाम के लिए 4 से 8 नंबर तो आराम से सिक्योर कर लेगा, और मेरी गारंटी है हर शिफ्ट के अंदर चैलेंज कर रही हूँ, जिस मर्जी शिफ्ट में होंगे तुम, तुम्हारी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो जो सवाल होगा वो आज की क्लास के अंदर से ही आएगा। हाय किटाइन आर्मी, दिस इज मी शिल्पी कौशिक AKA योर डोरा मैम, जो आज एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं, मतलब जो भी आज हम पढ़ेंगे ना इस क्लास में, बेटा आपके जेईई एग्जाम में इस टॉपिक के सवाल ये समझ लीजिए रखे हुए हैं, मतलब इट इज फिक्स्ड। जो बच्चा ये सेशन पूरा लगाएगा वो एग्जाम के लिए 4 से 8 नंबर तो आराम से सिक्योर कर लेगा, और मेरी गारंटी है हर शिफ्ट के अंदर चैलेंज कर रही हूँ, जिस मर्जी शिफ्ट में होंगे तुम, तुम्हारी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो जो सवाल होगा वो आज की क्लास के अंदर से ही आएगा। तो प्लीज बेटा ध्यान से समझिएगा एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी को टिल द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू कि आप हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमने एकलव्य का टेस्ट सीरीज लाया, उस पर आपने इतना प्यार दिया, हमने एकलव्य का ड्रॉपर बैच लाया, आपने उस पे इतना प्यार दिया, और बेटा इसके बाद हमारा भी तो कुछ करना बनता था ना। सो वी मेड अ फ्री कोर्स फॉर यू, मतलब यूट्यूब पे देखो सारे टीचर्स ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लेते हैं, है ना। तो आप लकी हो, यू हैव सो मैनी टीचर्स, बट द पॉइंट इज उस क्लास को लेने के बाद कितने ही टीचर से आप कनेक्टेड फील होते हो, या कितने ही टीचर्स ये मेक श्योर करते हैं कि आप DPPs असाइनमेंट को, टेस्ट को टाइमली कर ले, आपको हैंड रिटन नोट्स आराम से मिल जाए, दैट इज रियल। और इसीलिए बेटा हमने कोर्स बनाया कि अगर बच्चा हमारा एकलव्य ड्रॉपर बैच या 12th का बैच भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो व्हाट कैन वी डू फॉर देम। तो इसीलिए वी केम अप विद द आइडिया कि फ्री कोर्स बच्चे के लिए बना देते हैं। और बेटा इस फ्री कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रीजन बीइंग आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसमें हम सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सके, है ना। तो वेदांतु प्रोवाइड्स दैट प्लेटफॉर्म। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो है दैट इज ऑफ द कोर्स, राइट। सो बाय नाउ पे टैप कीजिएगा, और उसमें अपना 0 रुपीज ही होगा, अपना नंबर से या ईमेल जैसे भी होगा लॉगिन करके यू विल सी द डैशबोर्ड। वहीं पे आपको आज के सेशन की PDF मिलेगी, ठीक है। वहीं पे जो इस क्लास के बाद आपने असाइनमेंट सॉल्व करना है, होमवर्क क्वेश्चंस हैं, वो वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी चेकआउट जरूर कर लेना डिस्क्रिप्शन से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहेगा, और मैं हर बार क्लास शुरू करने से पहले आपको एक प्रॉमिस याद कराती हूँ। जब मैंने पहला सेशन आपके लिए लिया था तो मैंने यही कहा था कि जो बच्चा मुझसे कमिट हो सकता है पूरी सीरीज के दरमियान, बेटा वो ही सेशन को लगाए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमिटमेंट के लिए ही तैयार नहीं है, या जो मुझे इतना नहीं वादा कर सकते कि यस शिल्पी मैम आप इस बैच को कंटिन्यू करिए, हम वादा करते हैं एक एक चीज जो आप पढ़ाएंगे उसे अच्छे से करेंगे, जो क्वेश्चंस आप देंगे DPPs असाइनमेंट में उसे हम बकायदा सॉल्व करेंगे हर क्लास की बाद, तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप नए भी हैं सेशन में, या आप मेरे किटाइन हैं पहले से, तो जस्ट टेल मी दैट यू आर कनेक्टेड, है ना, और आप इस चीज में साथ हो बिल्कुल कि यस शिल्पी मैम हम आपको वादा कर रहे हैं, इट इज आवर प्रॉमिस टू यू। तो मुझे कमिटमेंट चाहिए फिर आपकी, ठीक है, मेरे को कमिट हो जाना, और उसके लिए मेरे को अभी कमेंट कर देना यस मैम, #किटायन,
ठीक है। तो आप मेरी कैटायन आर्मी हो, यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। एंड मुझे हर बच्चे से कमिटमेंट चाहिए कि शिल्पी मैम हम आपसे कमिट हो चुके हैं, जितनी चीज़ें आप चैनल पे कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम हर चीज़ का पार्ट होंगे और हम उसको कायदे से बिल्कुल एक जैसे फ्री कोर्स समझकर नहीं, एक पेड कोर्स समझ के सारी क्लासेस लेंगे, क्योंकि मैं तो बेटा वैसे ही पढ़ा रही हूँ, राइट। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि हर बच्चा एक कमिट कर दे, और उसके लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर रहिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तक वीडियोज़ नहीं पहुँच पाएंगी। ओके चलिए, तो पीरियोडिक टेबल में हमने 2 पार्ट्स बनाए थे। पहला पार्ट था भोलू और दूसरा था ढोलू। भोलू में हमने जो हिस्ट्री है क्लासिफिकेशंस की, जैसे डॉबेनर, ट्रायर, न्यूलैंड ऑक्टेव, लॉथरमैकर्स, मेंडलीव, इन पे हल्का डिस्कशन किया था। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखा, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर से, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, और कैसे आप एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं उसके एटॉमिक नंबर से, कॉन्फ़िगरेशन से, वो सब देखा। फिर हमने ये भी समझा इनफैक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, राइट। तो वो समझने के बाद हमने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी कर लिया था, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई। तो नाउ फ्रॉम हेयर वी आर डूइंग ढोलू, ठीक है। ढोलू का जो सेक्शन है बेटा, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है अपने पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और वैलेंसी, जो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो भोलू ढोलू के लिए रेडी हो सब? तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। काफी सवाल बेटा यहाँ से आते हैं, तो क्या मतलब है एग्जैक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी का? देखो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक आइसोलेटेड से याद आया, मतलब अकेला, सिंगल, तुम्हारी तरह। देखो मैं पर्सनल नहीं हो रही भाई, केमिस्ट्री हर कदम पे पर्सनल होती है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? गैशियस, आइसोलेटेड गैशियस एटम हमें लेना है उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर। आइसोलेटेड गैशियस एटम यानी कि अकेला, तन्हा एटम, वो किसी और एटम से बॉन्डेड नहीं है। गैशियस स्टेट इसीलिए लेते हैं क्योंकि गैशियस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो जब कोई एटम अकेला होता है, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में होता है, तो अगर आपको उसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आपको उसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा उसे। ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। जैसे देखिए हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, कुछ अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, तो मैं कितनी एनर्जी दूं ताकि मैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाऊं? जब ये एटम आइसोलेटेड गैशियस स्टेट के अंदर होगा, उसे ही क्या बुलाते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए एटम ए है, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ताकि मैं इसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल पाऊं? और वही क्या होता है? दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो जनरली आपका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ रही है, वी हैव टू गिव दिस एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर होगा। सही बात है। तो अगर आपको उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना है तो आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो न्यूट्रल एटम्स के लिए विल सी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है किसी न्यूट्रल एटम के लिए, क्योंकि ये खर्चा हमें करना पड़ता है उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। क्या हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव ही होता है? यस, न्यूट्रल एटम्स के लिए होता है, मगर क्या होता है कभी, जैसे मान लो आपके पास O- है, ठीक है, आपके पास क्या है? O- है, मतलब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, ठीक है। ओके, अब अगर एक और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा O2- बना ले, O2- बना ले, अब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो उसके लिए प्रोसेस इजी होता है करना, तो एनर्जी का खर्चा नहीं करना होता फिर, है ना। कोई मतलब एनायंस के केस में कभी कभी यू कैन से द प्रोसेस माइट बी एक्सोथर्मिक, अदरवाइज आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होता है, राइट। ओके चलिए, अब एक बात समझिए बेटा, आप किसी एटम से उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ आयनाइजेशन मान लो X खर्च हुई, ठीक है।
जब आप इससे इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी x से ज़्यादा खर्च होगी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज़्यादा खर्च होगी। कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ है बेटा वो हमेशा इंक्रीज करता है। किसी भी एटम से उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है कंपेयर्ड टू आगे के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज बेटा हमेशा क्या होती हैं, बढ़ती है। कैसे शिल्पी मैम, अच्छे से समझाइए। जैसे बेटा देखिए ये आइसोलेटेड गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ IE1 जो है वो खर्च हो गई। आ जाओ, मैंने कहा कुछ IE1 खर्च हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ IE2 आयनाइजेशन एनर्जी 2 खर्च हुई, कुछ तीसरा निकाला फिर और हुई। तो ये सारी सक्सेसिव, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा इंक्रीज करता है। उसका रीजन क्या है, जैसे हम एक रियल एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। देखिए एल्यूमिनियम है बेटा हमारे पास, हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो हमने एल्यूमिनियम प्लस कैटायन बनाया। न्यूट्रल एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स थे और 13 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी भी प्रोटॉन्स तो 13 है मगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 12 है। अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आपने Al2+ बना दिया मान लो, तो अब भी 13 प्रोटॉन्स ही हैं मगर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 हैं। अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, Al+3 बना दिया आपने, ठीक है। तो इसके पास क्या है, 13 प्रोटॉन्स मगर 10 इलेक्ट्रॉन। तो फर्क क्या समझ में आ रहा है, हर इलेक्ट्रॉन रिमूवल के साथ प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। अगर प्रोटॉन ज्यादा है न्यूक्लियस में और एटम में पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। याद करो, न्यूक्लियस की ज्यादा क्षमता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से जो है क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, है ना। तो न्यूक्लियस की क्षमता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के रखेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हर इलेक्ट्रॉन रिमूवल के साथ, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। एल्यूमिनियम +3 में देखो 13 प्रोटॉन्स के पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है पकड़ने के लिए, तो कितना तगड़ा Z इफेक्टिव होगा भाई, है ना। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि Z इफेक्टिव जो है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी इलेक्ट्रॉन रिमूवल, ठीक है। Z इफेक्टिव बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो क्या किया है हमने अब तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो हमने बात किया आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को जो अपनी ग्राउंड स्टेट में है उसे देनी पड़ेगी ताकि उसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि खर्चा ये हमेशा एंडोथर्मिक ही होता है एटम्स के लिए, क्योंकि हमें एक्सपेंस हमें देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से छुड़ाना है, तो वी हैव टू गिव सप्लाई, वी हैव टू गिव द एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी बेसिकली, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, किलोजूल पर मोल वगैरह में मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बेटा हमेशा बढ़ते हैं। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दूसरी ज्यादा, फिर तीसरी और ज्यादा, चौथी और ज्यादा, इस तरीके से इट वर्क्स, ठीक है। ओके, अब इसी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को देखकर आप ये बता सकते हो कि जो आपको एलिमेंट दिया गया है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये चीज आप बता सकते हैं। ऐसे कैसे शिल्पी मैम, देखिए भाई, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, मैंने टेबल दिखाया है आपको और इससे क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से जो एडवांस में भी सीधे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एक एलिमेंट की 5.1 है, 247 है, 3 इतनी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी। हमने पूछा गया कि बताइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके एलिमेंट के पास। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको मंकी जंप को ढूंढना है। आपको क्या करना है बेटा, मंकी जंप को ढूंढना है, मतलब ऊंची से ऊंची छलांग को हमें कैप्चर करना है, मंकी जंप, राइट। तो हमें वो गैप देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का जो सबसे ज्यादा है। तो अब कैसे मैम, उससे कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, जुगाड़ देखिए। यहाँ देखो पहला एलिमेंट है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 5 से कितनी हो गई, 47, यानी 9 टाइम्स हो चुकी है,
9 गुना। 47 से 71 तो डबल भी नहीं हुआ, 71 से 98 डबल भी नहीं हुआ। तो अगर तुम चारों आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो तो तुम्हें दिखेगा फर्स्ट और सेकंड का गैप सबसे ऊंचा है, तो यानी ये मंकी गैप है, मंकी जंप है ये, ठीक है। तो जहां पे भी मंकी जंप आपको दिख गया वहां पे एक वर्टिकल लाइन खींच लो। देखो यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे और ऐसा गिनो कि इसके लेफ्ट साइड में कितनी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसके लेफ्ट में मैंने देखा एक ही आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। हो सकता है सोडियम, ये सोडियम का डेटा है वैसे, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए 11 से 26 2 गुना, 26 से 47 अराउंड मतलब ट्वाइस या उससे थोड़ा कम ही, 47 से 77 ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मगर 77 से 400 के पास हो गया। सबसे ज्यादा मैक्सिमम मंकी जंप अब यही है, तो इधर सीधा लाइन खींचो वर्टिकल। इसके पीछे कितनी आयनाइजेशन एनर्जी है गिन लो, 1 2 3 4, 4 आयनाइजेशन एनर्जीज हैं इसके पीछे। तो इसके पास कितने हैं बेटा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डेटा दरअसल जर्मेनियम का है, ठीक है। आगे देखिए 5 से 18 3 गुना, 18 से 28 नॉट मच, 28 से 120 मंकी जंप। सीधा डंडा खींचो वर्टिकल लाइन, गिनो पीछे कितनी आयनाइजेशन एनर्जी निकली, 1 2 और 3 है ना, 1 2 और 3। तो यानी इसके पास बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 है, और ये डेटा एल्यूमिनियम का है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उस एलिमेंट में मौजूद हैं, आप उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज देखकर। कैसे बताइएगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में जहां पे भी बेटा यू विल सी की मंकी जंप सबसे बड़ा जंप है, वहां एक वर्टिकल लाइन खींचो, उससे पीछे कितनी आयनाइजेशन एनर्जीज निकल गई बस उसको गिन लो, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको नहीं पता चलेगा है ना कि सोडियम ही है उसके ग्रुप का कोई, उसको अभी छोड़ दो, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए तो आप ग्रुप नंबर भी बता सकते हो, है ना। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यू नो ग्रुप नंबर 1 से होगा, ये ग्रुप 14 से होगा, है ना, ये ग्रुप 13 से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। देखिए सवाल कहता है कि 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंट के आपको दिए गए हैं। 800 से हुआ 2400 3 गुना, 2400 से 3600 डबल भी नहीं हुआ, 3600 से 25,000, ओ माय गॉड, 25 से 32 बेटा मंकी जंप ये रहा, 3600 से 25,000 हो चुका है, मंकी जंप है। सीधा लाइन खींचा, पीछे कितनी आयनाइजेशन एनर्जी निकली, 1 2 3, माने के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, 3 आयनाइजेशन एनर्जी पीछे निकली। और 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप नंबर 13 से हो सकता है। ग्रुप 13 वाले NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन लेकर घूमते हैं, NS2 NP1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले सेशन में कर चुके हैं, ठीक है। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे फोकस कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जरा देख लीजिएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से। आगे चलते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आप समझ गए होंगे, उसका एक एप्लीकेशन पार्ट भी यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज कि क्या जनरल वेरिएशन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो बेटा जनरल वेरिएशन क्या है, देखो लेफ्ट टू राइट जब अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों मैम, पिछले सेशन में किया, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में आपके एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ मैम, इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, मगर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन हर बार सेम ही शेल में एंटर करता है। तो न्यूक्लियस का और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है ना वो सेम रहता है, और प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा पावर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में उनको और टाइटली पकड़ ले। तो इसीलिए Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, बढ़ता रहता है। और हम जानते हैं Z इफेक्टिव बढ़ता है, एटम का साइज छोटा होता है, तो न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर और टाइटली पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब शिल्पी मैम आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यस, ऊपर से नीचे जाते हैं तो वी नो Z इफेक्टिव को बेटा हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं, और यहाँ नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करती हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, डोमिनेट करेंगी, और जिसकी वजह से जो एटम का साइज होता है वो बढ़ता है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल जो है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना ही दूर चला गया है जैसे वो तुमसे। ओके मैम पर्सनल मत हो।
तो इतना ही दूर चला गया न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस कहेगा यार ये तो मेरा है, क्या ही बोलूं इसके बारे में, इतनी दूरियां आ गई तो मेरा कब से हुआ ये, है ना। तो कोई इंसान चला जाए जीवन से तो तुम्हारा था ही नहीं कभी, सिंपल है। तो ये सोचेगा यार इलेक्ट्रॉन इतनी दूर है, मेरा तो था ही नहीं, तुम ले जाओ थोड़ी सी एनर्जी डाल के, तो बहुत आराम से कम एनर्जी देके आप झटके से उड़ा के ले जा सकते हो। जैसे सीजियम है, वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, फोटोवोल्टाइक सेल्स में आप यूज करते हो, है ना। आपने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है मेरे साथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी हैव डिस्कस्ड, तो उसमें हमने करी थी ना ये कंडीशन की भाई लो आयनाइजेशन एनर्जी का एलिमेंट हो कि उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना ईजी होता है। तो ये जनरल वेरिएशन है कि लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और ऊपर से नीचे घटता है। मगर कब ही केमिस्ट्री में जनरल वेरिएशन से सवाल आया है? हमारा दिमाग तो एक्सेप्शंस ने खराब किया है। तो क्या एक्सेप्शंस होंगे आयनाइजेशन एनर्जी के, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले बेटा वी विल सी लेफ्ट टू राइट में हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। मैं लिख रही हूं यहां देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो मैंने लेफ्ट टू राइट मैंने सेकंड पीरियड यहां ले लिया है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स मैंने यहां लिख लिए हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s1, ठीक है, दिस इज 2s2, तो आप सिर्फ सेकंड शेल की ही दिखा दीजिए, 1s2 का नॉट नीडेड, ठीक है। तो मैं बस आपको दिखाने के लिए लिख रही थी। तो ये 2s1 है, ये 2s2 है, ये बेटा 2s2 2p1 है, ये 2s2 2p2 है, ये 2s2 2p3 है, 2s2 2p4 है, ये 2s2 2p5 है, ये 2s2 2p6 है। सही बात है? यस मैम। तो हो क्या रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था और बढ़ता भी है। जैसे लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का है, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम से ज्यादा बोरोन होना चाहिए था मगर होता नहीं है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े कि एक्सेप्शन आ चुका है। देखिए लिथियम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का बेशक होता है क्योंकि यहाँ 2s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये 2s2 से निकालना है। एक तो s पूरा भरा हुआ है ना, तो मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले। मगर बेरिलियम से बोरोन जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है बोरोन से। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो है वो बेटा बेरिलियम की ज्यादा है बोरोन से, क्योंकि बोरोन में आप 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ 2s2 से। तो ये क्या चीज है मैम, ये कौन सी बला है? इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। क्या? क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब, है ना। तो 2s2 जो है अगर आप ध्यान से देखें, 2s2 एक तो फुली फिल्ड s है, s पूरा भरा हुआ है, ऊपर से s p के मुकाबले न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। तो पेनिट्रेशन का मतलब ही क्या है, करीबी न्यूक्लियस से क्लोजनेस कितनी है। तो अगर s की क्लोजनेस न्यूक्लियस से ज्यादा है तो न्यूक्लियस ने ज्यादा अट्रैक्ट कर रखे हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो 2s2 फुली फिल्ड s ऊपर से न्यूक्लियस के ज्यादा करीब, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनाइजेशन एनर्जी का खर्चा काफी ज्यादा होगा, है ना, एज कंपेयर टू 2p1। तो याद रखना पेनिट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से np1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है ns2 के मुकाबले, ठीक है, ये पॉइंट होता है। या आप पेनिट्रेशन इफेक्ट आपने पढ़ा भी, अगर n सेम है तो ns, np, nd और nf, इस तरीके से हमने पिछले सेशन में पढ़ा है ये, है ना। तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है pdf के मुकाबले अगर n की वैल्यू सेम है। तो इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलेंगे यहाँ, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी 1 बेटा बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरोन से। तो पहला एक्सेप्शन ये। उसके बाद देखिए बेरिलियम से ज्यादा कार्बन की है, यस, ये ना यहीं पे लगेगा जैसे सक्सेसिव पे लगता है, वैसे नहीं बोल सकते बेरिलियम और कार्बन में भी बेरिलियम की ज्यादा हो गई, नहीं, सक्सेसिव एलिमेंट्स पे ही इसको लगाते हैं, जैसे ns2 np1 का कंपैरिजन कर सकते हो। इसके बाद कार्बन की ही ज्यादा होगी, कार्बन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन, अब फिर से एक्सेप्शन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए था मगर होता नहीं है, तो इसको नोट करिए। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो है बेटा वो नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है, np4, ऑक्सीजन क्या है, 2p4 है,
और नाइट्रोजन क्या है 2p3 है। तो एक बात बताओ 2p3 क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम जाएं तो 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है ना। तो np4 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी np3 की होती है। ये दो एक्सेप्शंस आते हैं लेफ्ट टू राइट। तो क्या है, लिथियम फिर बेरिलियम है, बोरोन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम, और नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेटा ऑक्सीजन से जो है वो ज्यादा है। समझ गए। बाकी लेफ्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, दो ही एक्सेप्शंस हैं, और ये जो एक्सेप्शन है ये सेकेंड पीरियड के साथ साथ थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स पे भी लगता है। ये दोनों एक्सेप्शन अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड और फोर्थ पीरियड के पास जाएंगे ना, लिख लो इस चीज को, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थर्ड फोर्थ पीरियड पे भी बोथ एक्सेप्शंस आर एप्लीकेबल। कैसे मैम, आओ मैंने पूरा टेबल बना दिया, टेंशन नहीं लेना, नोट्स पूरे हैं, मिलेंगे कहाँ बेटा, ऐप पे जाकर, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। तो देखिएगा जरा, तो एक्सपेक्टेड क्या था और हुआ क्या, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आएगा बोरोन, फिर बोरोन के बाद आएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी दो एक्सेप्शंस आई आपको नजर आई, ये वाली, बेरिलियम, बोरॉन, यस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक। इनके नीचे वाले एलिमेंट्स में भी एक्सेप्शन आएगा। देखिए मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, यस, और यहाँ देखो फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा सल्फर से ज्यादा है। ठीक है, नीचे आइएगा, अब देखिए कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर आइए आर्सेनिक की आयनाइजेशन एनर्जी देखिए सिलीनियम से ज्यादा है। तो नीचे वाले देखो बैंगन, आलू, गाजर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और इसके नीचे ऑक्सीजन, सल्फर से टेपो। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, तो यहाँ एक्सेप्शन लग रहा है, यहाँ ये दो एक्सेप्शन सेम पॉइंट, एक ये वाले पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ये पीरियड सेकंड, थर्ड और फोर्थ में लगते हैं बेटा। फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में रेगुलर ट्रेंड होता है, यहाँ रेगुलर ट्रेंड होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जरूरी नहीं है इनके लिए ही पूछे, इनके नीचे वाले थर्ड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स में पूछ सकता है। यानी कुल मिला के अगर रिवाइज करें तो हम कह सकते हैं बेरिलियम की आयनाइजेशन जी बोरोन से ज्यादा है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा है, कैल्शियम की गैलियम से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, फॉस्फोरस की सल्फर से, आर्सेनिक की सेलेनियम से। रीजन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, क्वेश्चन करिए। सवाल कहता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज फॉर फर्स्ट ग्रुप 15। इसको थोड़ी देर में करिएगा और मैं एक बार सारा ट्रेंड कवर कर लो, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम नहीं किया, ये उसी का सवाल है। आ जाइए, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो बेटा अगर डी ब्लॉक है आपके पास तो ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, मैंने आपको एटॉमिक साइज में भी बताया था कि जो ग्रुप नंबर 3 है ये सीधा साधा होता है, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम। ये कैसा होता है, भोला बच्चा होता है, ये हमेशा रेगुलर ट्रेंड फॉलो करता है, ये रेगुलर फॉलो करेगा ट्रेंड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की ज्यादा, फिर यूट्रियम, फिर लैंथेनम। ऐसे बोलेंगे क्या, बोलिए, आयनाइजेशन जी स्कैंडियम की ज्यादा, फिर यूट्रियम, फिर लैंथेनम, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन जी कम हो गया, यस मैम। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 4 से लेकर के 12 तक। ग्रुप 4 से लेके 12 तक आपके सामने 3D ट्रांजिशन सीरीज है, 4D है और 5D है। तो ऐसा कुछ ग्राफ नजर आता है जो बहुत ही उठपटांग सा ग्राफ है, बहुत ही अजीब सा ग्राफ है ना, बहुत अजीब सा ग्राफ है। तो इस ग्राफ में एक चीज तो देख के आपको समझ आएगी कि ऊपर वाली लाइन 5D ट्रांजिशन सीरीज की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे है। देखो 3D 4D वालों में उठपटांग सा ट्रेंड है, मगर 5D ट्रांजिशन सीरीज तो देख के पता चल रहा है भाई सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। तो ये बात तो श्योर है कि 5D वालों की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऊपर से नीचे जाने में तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो ये कैसे बढ़ा मैम, ये बढ़ा इसीलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बेटा लैंथेनम के बाद यहाँ बीच बिचाले 14 लैंथेनॉइड्स को भरते हैं, है ना, और उधर आता है 4F14 जो कि गंदा पुअर शील्डर है, समझे क्या, जो कि बेटा कैसा है, पुअर शील्डर है।
पुअर शील्डर है तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि मैम पुअर शील्डर है तो एक बात बताइए, शील्डिंग गंदी होते ही जेड इफेक्टिव मैम बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा 5D ट्रांजिशन सीरीज की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3D और 4D वालों से तो बिल्कुल हाई है, हाईएस्ट है। समझ गए? अच्छा, अब सवाल आता है 3D और 4D में क्या होगा। तो 3D 4D में बेटा अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कहीं पे वेरिएशन नजर आता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, आइए जुगाड़, मैं आपको जुगाड़ से याद कराऊंगी। तो शिल्पी मैम का जुगाड़ आपके सामने है। देखो ग्रुप 3 तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए यहाँ पे देखो बाकियों में 5D ज्यादा है, अभी डिस्कस किया। तो याद रखो अगर 4 5 6 10 छोटा नंबर आ गया, 4 5 6 10, नहीं नहीं तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 4 5 6 10 है तो बेटा 4D की आयनाइजेशन एनर्जी 3D से ज्यादा है। 7 8 9 11 12 आ गया तो 3D की ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D वालों की आयनाइजेशन एनर्जी 4D वालों से ज्यादा है। बस पूछने लग गया है आजकल क्वेश्चन, पहले यहां से सवाल नहीं पूछता था, अब पूछना शुरू कर दिया है। तो देखिए, तो लेफ्ट टू राइट जाने का अभी डिस्कस करेंगे, टॉप टू बॉटम का देख लो। तो अगर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है टॉप टू बॉटम, हम डिस्कस करें डी ब्लॉक के अंदर, तो ग्रुप नंबर 3 रेगुलर वेरिएशन शो करता है। ग्रुप नंबर 4 से 12 में 5D ट्रांजिशन सीरीज वालों की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर ग्रुप 4 5 6 या 10 होगा तो 4D की 3D से ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ग्रुप 7 8 9 11 12 है तो 3D की ज्यादा है 4D से। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, टॉप टू बॉटम में मैम क्या कोई और एक्सेप्शन है? जी हाँ, एक्सेप्शन है हमारे पास, और वो एक्सेप्शन है ग्रुप नंबर 13 और 14। आइए जरा पी ब्लॉक के अंदर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रुप 13 में कौन आता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ओके, हमें क्या एक्सपेक्टेड था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, मगर बेटा नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। यहाँ एक तो गैलियम के ऊपर, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, और थैलियम की भी ज्यादा होती है। क्यों मैम? देखो यहाँ पे 3D का पुअर शील्डिंग, यहाँ बेटा 3D का पुअर शील्डिंग, ठीक है, और यहाँ बेटा 4F का पुअर शील्डिंग, 4F का पुअर शील्डिंग, और 4F की पुअर ज्यादा गंदी शील्डिंग होती है, राइट। तो जैसे ही शील्डिंग गंदी वैसे Z इफेक्टिव बढ़ गया, और Z इफेक्टिव बढ़ते ही आप जानते हो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। तो यहाँ दो एक्सेप्शन लगती हैं, जिसकी वजह से बोरोन के बाद सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी थैलियम की हो जाती है। इतना ज्यादा थैलियम को सदमा लगता है। तो कुल मिला के यहाँ जो ऑर्डर बनता है वो कैसे याद रखेंगे? बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, ठीक है। बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, याद रखना, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, ठीक है, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया। तो बोरोन, फिर थैलियम है, फिर यू विल हैव गैलियम, एल्यूमिनियम, एंड देन वी हैव इंडियम, राइट। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ग्रुप 13 में, ऊपर से नीचे काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 14 में अगर हम आएंगे, 14 में कौन है? देखिए, अब इसमें कैसे बताएंगे?
इसमें बताने के लिए बेटा हम क्या देखेंगे, वही ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था, मगर यहाँ एक ही एक्सेप्शन होता है लेड और टिन में, जहाँ लेड का आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या होता है, कार्बन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड और फिर टिन होता है। ठीक है, ये होता है। क्यों? इसमें आपका पुअर, इसी में वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4f का पुअर शील्डिंग, तो वी कैन से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से नोट करिए। साइड में हो जाऊं, ये लो। ठीक है, चले आगे। चले एक चीज और इसमें देख लो, तो यहाँ पे समझ आ गया टॉप टू बॉटम हमने। अच्छा, अब लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक के अंदर एक चीज और नोट करिएगा। देखिए बेटा, लेफ्ट टू राइट जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज ही हमने डिस्कस करना है अभी। 3D ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बहुत गंदा सा ग्राफ, अलग सा पैटर्न था, आपने देखा लेफ्ट टू राइट जाने में। तो ये देखिए कैसी उलझुल उठपटांग सी वैल्यूज हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। मैं पूरा ऑर्डर लिख के दे रही हूँ। 3D ट्रांजिशन सीरीज में देखिए, शक विकर्ती, शक विकर्ती, कुछ लोगों को शक करने की आदत होती है। शक विकर्ती मन नी क्यों को फीजी, शक विकर्ती मन नी क्यों को फीजी। देखिए स्कैंडियम 631, इसके बाद बेटा वेनेडियम है 650, ठीक है। फिर देखो क्रोमियम है 653, क्रोमियम के बाद 653 के बाद टाइटेनियम है 656, टाइटेनियम के बाद बेटा आप देखो ये 656 था, मैंगनीज 717 है, ठीक है। मैंगनीज के बाद देखो 717 के बाद 736 निकल है, निकल के बाद देखिए कॉपर 745 है, कॉपर के बाद देखिए कोबाल्ट 758 है, कोबाल्ट के बाद आयरन 762 है, और आयरन के बाद जिंक हाईएस्ट। तो इसको कैसे याद रखोगे, शक भी करती मन्नी क्यों को फीसी, शक भी करती, शक भी करते हैं कुछ लोग, अच्छी आदत नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं होता। शक भी करती मन्नी क्यों को फीसी, ठीक है। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट। अब आपको सारे ऑर्डर आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, तो आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हो गया है, शक्वी करती मन्नी क्यू को फीजी, और मैंने ऊपर से नीचे भी आपको बता दिया है यहाँ पे डी ब्लॉक में कैसे करना है, ग्रुप 13 14 कर लिया है। अब क्वेश्चन से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड मैं बताना चाहूंगी बेटा, देखिएगा जरा। आयनाइजेशन कंपैरिजन में कभी कभी क्या होता है, रेगुलर ट्रेंड ना पूछ करके आपसे अजीब से मतलब इंटरमिक्स्ड एलिमेंट्स के बारे में पूछ लेता है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है। मैंने आपको पूरा पैटर्न दिया लेफ्ट टू राइट, इससे बाहर क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी का नहीं पूछ सकता है। इसको पढ़ना कैसे है, टेबल को मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हैं, बट मैं अभी बता देती हूँ। जैसे नियॉन से एरो निकला, फ्लोरीन की तरफ गया, तो मतलब नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा है। तो जिस एलिमेंट से आयनाइजेशन एनर्जी का तीर निकल रहा है वो हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, ये वाला लो है, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे ऐसे लिखा, एरो बनाया है ये, तो आप कहेंगे दिस हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसके मुकाबले, ठीक है। तो नियॉन की ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है फ्लोरीन से, ठीक है। फिर आगे देखिए बेटा, फ्लोरीन की ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है आर्गन से, आर्गन की ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है क्लोरीन से। तो इन चारों में अगर मुझे कंपैरिजन करना पूछा गया एग्जाम में, तो नियॉन, फ्लोरीन, आर्गन एंड क्लोरीन, ठीक है। इस सेट में आ जाओ। फ्लोरीन की ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा है सल्फर से। तो इन चारों में पूछा गया तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, इस तरीके से है ये। कॉपी में लिख के 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, जिगजैग पैटर्न। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बताइए, कहते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सही ऑर्डर क्या है? आपके पास कौन एलिमेंट्स है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, फॉस्फोरस एंड सल्फर। लेफ्ट टू राइट यही ट्रेंड बनता है, लेफ्ट टू राइट यही ऑर्डर बनता है, और लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ता है मैम, मगर कहीं एक्सेप्शन तो नहीं है, ये NS2 तो नहीं है, और अगर ये NS2 है कहीं NP1 तो नहीं है, अरे हाँ, अरे कहीं ये NP3 तो नहीं है, और कहीं ये NP4 तो नहीं है, अरे इसने तो उठा के चारों ही एक्सेप्शन दे दिए हैं। हम जानते हैं मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और बेटा फॉस्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरा पूरा उठा के इसने दोनों एक्सेप्शंस ही टाप दिए। अगर हम सिर्फ इतना ध्यान रखते लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज करता है, तो हम गलत कर देते सवाल, ठीक है। कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं? ऐसे ये क्वेश्चन भी देखिए, वैसे तो आंसर दिख गया था आपको,
भट कर लो इसे। कहता है फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट फोर ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो पहले 4 ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है। कहता है चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली का मेन एलिमेंट होता है फॉस्फोरस। आपने सुना भी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो टूथ एनिमल बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट जिसे आप शॉर्ट में लिखते हो। तो ये जो एपेटाइट फैमिली है ये फॉस्फेट्स का ग्रुप होता है और इनमें फॉस्फोरस इज द मेन एलिमेंट। जो आपका ग्रुप नंबर किससे आएगा, इसी से आएगा 15 से। देखो नीलू पीलू आशु सब बीमार, ये हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स को बेटा ध्यान से देखें तो आपसे क्या पूछा गया, पहले 4 एलिमेंट्स, तो इसको हटा दो, ये पहले 4 एलिमेंट्स हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पे ऊपर से नीचे कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। मैंने पी ब्लॉक में 2 ही एक्सेप्शन बताए थे, ग्रुप 13 और 14, और पी ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं था। ठीक है, तो मतलब रेगुलर ट्रेंड है। रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट, फॉस्फोरस की सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 1402 तो नाइट्रोजन की होगी, सेकंड हाईएस्ट 1012 अपने फॉस्फोरस की होगी, जो एपेटाइट फैमिली का मेन एलिमेंट है। कर सकते थे, इजी है, इजी पीजी, यस। चलिए, तो इसी के साथ बेटा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो तो खत्म हो जाता है, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने खत्म कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है। एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अफेक्शन होना, चाहत होना, ये तो तुम समझते हो ना अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रति चाहत, आप कह सकते हो अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट मींस टेंडेंसी किसी एलिमेंट की बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, राइट। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब टेंडेंसी को मेजर करने का कोई तरीका भी तो होगा ना भैया, है ना। तो कोई तरीका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर करने का, यस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में। जैसे आप समझिए बेटा, हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहाँ पे भी देखो तुम्हारी तरह आइसोलेटेड है और गैसियस है एटम ग्राउंड स्टेट में। तो जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या करता है, इसके इनर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, जब कोई वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बेटा, तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किस तरीके के इंटरेक्शंस इलेक्ट्रॉन महसूस करता है। देखिए, जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को 2 तरह के इंटरेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। पहला रिपल्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स उस पे लगाएंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। दूसरी चीज अट्रैक्शन लगती है। तो क्या क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा और अपने बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपल्शन फील करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ओवरऑल चेंज क्या हुआ, मतलब ओवरऑल आप कहिए अट्रैक्शन ज्यादा थी इस इलेक्ट्रॉन को फील हुई या रिपल्शन, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक। जैसे मान लिए अगर बेटा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी भर भर के रिलीज होती है, मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर बेटा अट्रैक्शन कम और रिपल्शन ज्यादा थी, अट्रैक्शन कम और रिपल्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अट्रैक्शन कम और रिपल्शन ज्यादा, अट्रैक्शन कम रिपल्शन ज्यादा का क्या मतलब है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन अंदर आया, उसने गेन किया, तो उसको रिपल्सिव अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा धक्का मारा, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। इसमें आपको एनर्जी सप्लाई करके फिर इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ता है। तो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और इस टेंडेंसी को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में। तो जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके साथ क्या एनर्जी इंटरेक्शंस होते हैं, ये सब कौन मेजर करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस फील होती हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज measured in terms of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दिस, आप एक बात समझिए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट का हाई है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, मोर एंड मोर नेगेटिव। जितना ज्यादा किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, मतलब जितना किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होता है, तो उतना ही ज्यादा बेटा नेगेटिव उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज की जाएगी। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है या इवन पॉजिटिव भी तो हो सकती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है या जीरो है बोल दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी बेटा, लेस नेगेटिव होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई जब उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को खाया होगा, राइट। तो मतलब हम बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ही बराबर है, बस आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए। हम इसको सारे टेम्परेचर्स पे मान के चलते हैं अपनी सहूलियत के लिए, नॉट जस्ट 0 केल्विन, तो ये बात होती है, ठीक है। तो फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, टेंडेंसी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसमें क्या क्या जो भी एनर्जी के इंटरेक्शंस होते हैं वो सब हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में। देखिए, एनर्जी एसोसिएटेड, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, तो जो भी एनर्जी चेंजेस हुए वही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए इस चीज को। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए, समझ गए, ठीक है, ओके। चलिए, तो देखो ये रहा, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो भी एनर्जी का चेंज होता है वही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप न्यूट्रल एटम ले रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स के केस में, न्यूट्रल एलिमेंट के केस में जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है मेजॉरिटी के केस में, राइट। तो ये मैंने रिलेशन भी बताया आपको, 0 केल्विन पे होता है, मगर हम सारे टेम्परेचर पे इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स नोट करिए, देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बेटा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है। जब कैटायन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, क्योंकि कैटायन कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से जाके पूछ रहे हो भाई तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुम तो मतलब यार इनह्यूमन काम कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना कि तुम भाई वो इंसान पहले ही दर दर की ठोकरें खा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम जाके पूछो चाहिए इलेक्ट्रॉन, देख दे वो ऐसे बच्चे के सामने करते, हम कभी कभी छेड़ते हैं, अच्छा चाहिए टॉफी चॉकलेट, ऐसे होता है ना। तो कैटायन को इलेक्ट्रॉन देंगे हम तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, यानी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। कोई पहले से ही अगर नेगेटिव है तो वो और इलेक्ट्रॉन नहीं खाना चाहेगा, तो किसी एनायन को अगर आप और इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तो ये प्रोसेस डेफिनेटली कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपका खर्चा अलग लगेगा, समझे इस बात को। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, अगर हम कैटायंस की बात करें, कैटायन इलेक्ट्रॉन छीन के भी खा जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। अगर एनायन है बेटा आपके पास, एनायन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, वो अच्छा
नहीं जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव आयन है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा है वहां नेगेटिव है, या ये कहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझिए। अच्छा, तो मैम एक बात बताओ, न्यूट्रल के बारे में बताओ, न्यूट्रल एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है? मैंने कहा था अभी मेजॉरिटी केसेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कुछ एलिमेंट्स के लिए एंडोथर्मिक भी होता है। अब वो कौन एलिमेंट्स हैं देखिए, एक्सेप्ट बेटा जो स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे नाइट्रोजन है आपके पास, बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, नोबल गैसेस आ गई, इनको ध्यान रखिएगा, इनके लिए बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा। तो आप देखिए ना, बेरिलियम मैग्नीशियम किस में है, NS2 में है, आउटर मोस्ट मतलब फुली फिल्ड एस है, NS2 में क्यों इलेक्ट्रॉन खाएंगे? नाइट्रोजन क्या है, NP3 है, तो नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबल गैस क्या है, NS2 NP6, तो ये ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आप बोल सकते हो होती है, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन अगर ठुसाओगे जबरदस्ती तो हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, काफी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ओके, इसके बाद बेटा अब जैसे मैंने ये वाला पॉइंट बताया, कोई एनायन है, जैसे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे देखो, जैसे ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन खिला के O- बनाओगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होगी। अगर O- को आप एक और इलेक्ट्रॉन खिला के O2- बनाओगे, दिस इज हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और यकीन मानिए पहले स्टेप में अराउंड 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तुम्हें पता है इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। सोचो, मतलब यहाँ रिलीज कितनी हुई, पहले से में रिलीज माइनस, मतलब 1.5 बात लो, -1.5 ले लो, और आगे कितनी देनी पड़ी है, -7.5 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इतना ज्यादा हाईली एंडोथर्मिक होता है प्रोसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब अगर वेरिएशन की बात करें मैम, तो वो कैसे होगा? देखिए बेटा, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मैम फिर उससे क्या होगा? उससे होगा ये बेटा कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आप खुद ही सोचिए, एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी तो बढ़ जाएगा ना, तो ये न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पे Z इफेक्टिव कांस्टेंट ही रह रहा है। शेल्स बेटा डोमिनेटिंगली इंक्रीज कर रही हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शेल्स क्या कर रही हैं? डोमिनेटिंगली इंक्रीज कर रही हैं, एंड वी विल से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है ना। न्यूक्लियस कहेगा यार मैं अपने ही इनकमिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो देख नहीं पा रहा, अब एक और को लाके मैं कहाँ रखूंगा, घर पे जगह भी तो होनी चाहिए, है ना, इतने सारों को रखने के लिए जगह भी तो हो भाई, घर पे जगह, तुम 2x2 के कमरे में हो, जगह है नहीं तुम्हारे पास, वो केस कहाँ होता है हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे जगह का क्या, यहाँ मैं बता रही हूँ कि ऊपर से नीचे जब आप जाते हो तो न्यूक्लियस से इतनी दूर चला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ने से, कि अगर नया इलेक्ट्रॉन भी ऐड करोगे तो न्यूक्लियस का इनफ अट्रैक्शन उस पे नहीं जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका हाई नहीं होता। ठीक है, चलिए एक टेबल मैं आपको दिखाती हूँ, जिस जो रेफरेंस आपको याद नहीं करना टेबल, जस्ट शोइंग यू कुछ एलिमेंट्स जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए बेरिलियम बेटा, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 या नेगेटिव में भी हो सकती है। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, और जितनी नोबल गैसेस हैं, मैंने लिखवाया था ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वालों में, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके लिए वो 0 वाले केस में, हमने पढ़ा था एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आप दे भी दोगे इलेक्ट्रॉन डालोगे भी तो आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस कराना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक्सेप्शंस देखते हैं। तो रेगुलर ट्रेंड तो आपने देख लिया है, अब इसमें एक्सेप्शन कौन आएगा? पीरियोडिक वेरिएशन के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट बेटा अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो क्या आपको एक्सेप्शन कोई देखने को मिलता है? वी विल डिस्कस दिस। लेफ्ट टू राइट में अभी मैंने जैसे आपको यहाँ बताया, पूरा ऑर्डर लिखेंगे, ये वाला टेबल,
तो इसमें लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, मगर कहीं कहीं जैसे एक्सेप्शन आ गया, यहाँ नाइट्रोजन एक्सेप्शन था, नियॉन एक्सेप्शन था, अदरवाइज लेफ्ट राइट बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन का देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई है, 328 है, ऑक्सीजन का 141 है, कार्बन 122, बोरोन 27, है ना, इस तरीके से है। अब इसमें भाई क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, आइए बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा थर्ड पीरियड की है। ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि शिल्पी मैम ऊपर से नीचे जाने में तो आपने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होएगा, तो मैम इसके हिसाब से तो सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थर्ड से। बेटा होना तो तुम भी चाहते हो बहुत कुछ कि वो भी मेरा हो जाए, हो जाता है क्या, होने से चाहने से चीजें हो जाती है क्या, चाहने से तो नहीं होती है ना। तो होता क्या है, मगर चाहने से चीजें होती हैं अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम तैयार हो कि पूरी दिन रात एक कर दोगे, अपना सब कुछ उसकी तैयारी में झोंक दोगे, तो वो कहते हैं ना पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। तो उससे मिलाने की बात नहीं कर रही मैं, इससे मिलाने की बात कर रही हूँ, तुम्हारे आईआईटी ड्रीम से। ठीक है, मेहनत करोगे तो ये जरूर मिल जाएगा, वो तो तुम्हें पता ही है नहीं मिल रही। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा किसकी है बेटा, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की है। ओके, तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, नाइट्रोजन ज्यादा फॉस्फोरस। अब ऐसा क्यों है कि शिल्पी मैम एक बात बताओ, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, मगर फ्लोरीन में क्या है, 2x2 के कमरे में रहता है, 2x2 के कमरे में रहता है, इतना छोटा है सेकंड पीरियड का, ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है भैया, और इलेक्ट्रॉन ले आएगा तो घर में जूत बजेंगे इसके, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स के आपस में। तो ऐसा होता है बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो दैट। और जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, इसका रीजन समझो कि छोटा होता है बहुत, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तुम सोचोगे मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हाई होनी चाहिए। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाएगा, है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाएगा, एनायन। अरे जब ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो इसकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, इट हैज अ स्मॉल साइज, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत तगड़े बढ़ जाएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की बेटा ज्यादा है फ्लोरीन से। यहाँ लिखा भी हुआ है ड्यू टू लार्ज साइज एंड जो थर्ड पीरियड उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अकोमोडेट कर पाएंगे। यही रीजन है कि यहाँ ये एक्सेप्शन लगता है कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं इसे। ओके अच्छा, तो ध्यान रखना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है, फ्लोरीन नहीं क्लोरीन की है, किसकी है, क्लोरीन की है। ठीक है, अच्छा और देखो बेटा एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होती है, क्योंकि एल्कली मेटल्स NS1 है, एल्कलाइन अर्थ मेटल NS2 है। तो एल्कली मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो NS2 फुली फिल्ड s बना लेंगे कम से कम, ये तो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, याद करो बेरिलियम मैग्नीशियम में हमने 0 ही लिखी थी, है ना। तो सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड वालों से कम होती है, और जो हम बात करें एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल से जो है वो ज्यादा होती है, समझ गए। ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 14 की बेटा ग्रुप 15 वालों से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 14 की क्यों ज्यादा है, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखिए, ग्रुप 15 वाले क्या है, NS2NP3, 14 वाले क्या है, NS2NP2। तो बेटा यहाँ आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ फील्ड में आ जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी हाफ फील्ड में पड़ा है जैसे नाइट्रोजन, तो ये कहेंगे भैया हमें ना चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमसे तो दूर ही रखो। ओके तो सारे पॉइंट्स को समराइज करा दी हूँ, आ जाओ हैंड रिटन नोट्स ये कहाँ मिलेंगे, कोर्स में जाके मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स को रजिस्टर कर लो ताकि ये सब तुम्हें PDF मिल जाए। ओके आइए देखो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, सेकंड पेयर में लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, मगर नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन। क्यों, ये फुली फिल्ड है पूरा पूरा NS2NP6, ये बेरिलियम NS2 है और नाइट्रोजन NP3 है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फ्लोरीन जो हैलोजेंस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं। ठीक है, फिर हमने ग्रुप 17 में जैसे मैंने बोला कि सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन थर्ड वालों से तो क्या है, कम है। ठीक है, ग्रुप 16 में भी देखिए ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की है। ऑक्सीजन की इतनी कम होती है कि मिनिमम बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जाम में आया, इस साल भी आएगा जरूर एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा। सल्फर से टेपो ऑक्सीजन, कैसे याद रखेंगे, सल्फर से टेपो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो आपको पता ही है, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। ठीक है, पीरियड 3 के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेटा यहाँ पे आर्गन और मैग्नीशियम पे आपको एक्सेप्शन, मतलब ये ध्यान रखना है, नोबल गैस NS2, बाकी रेगुलर ट्रेंड चलता है, बाकी लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइएगा जरा, ये हो गया। आओ ग्रुप 18 एनसीईआरटी का टेबल देखिए। ग्रुप 18 के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा इसका, -48, -116, -96, -96, -77, -68। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप बता सकते हो हाईएस्ट किसकी नजर आ रही है आपको, हीलियम नजर आ रहा है ना। तो ये देखो ऑर्डर यही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है और ये डेटा बेस्ड है, दिस इज डेटा बेस्ड, और बिल्कुल एग्जाम में इस साल आने के चांसेस हैं भाई, इसका रट्टा लगा लेना इसका। ठीक है, ग्रुप 16 का और आपके नोबल गैसेस का रट्टा लगा लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मैंने लिख दिया है। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट एकदम सही काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है सेशन, सो तो नहीं गए ना, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, क्योंकि जब प्रिपरेशन की दिशा पता नहीं, अरे वो दिशा पाटनी नहीं, जब जेई की प्रिपरेशन में कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो नींद तो आ ही जाती है। बस इतना पता चल जाए क्या कब कितना पढ़ना है, और हर हफ्ते कोई चेक कर ले कि जितना पढ़ा है सही तो किया है ना, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बेटा कुछ ऐसे ही है हमारा एक लव्य टेस्ट सीरीज, कई सालों के जेई पेपर को एनालाइज करके हमने कुछ ऐसा बनाया है कि यही समझ लो आपका जेई का पेपर है। तो डंके की चोट पे कह सकते हैं हम, पेपर तो यहीं से आएगा। तो हर हफ्ते शेड्यूल टेस्ट रहेंगे जिसमें इतने सारे बच्चों में आपका रैंक बनाया जाएगा। तो हर हफ्ते उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपने टेस्ट देना है, और बस क्या वही करते रहो। तो लेक्चर को ध्यान से लगा लो, चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है, तो कुल मिला के अब सारा एनालिसिस जिससे क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता, तो आप देख लीजिए, सल्फर से टेपो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजेंस का लिख लिया है, नोबल गैसेस का अभी लिखवा दिया है तुम्हें। अगर मान लो एलिमेंट्स में ऐसे इंटर रिलेशन आ जाए एलिमेंट्स का पीरियड्स में, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसके लिए जैसे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी का फ्लो चार्ट दिया था जिगजैग, इसका भी है, याद कैसे करना है इसको, ये जिगजैग पैटर्न बनाते हुए चलना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज्यादा है सल्फर से, सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा है फास्फोरस से, फास्फोरस की ज्यादा है नाइट्रोजन से। तो ये पूरा पैटर्न आपको मिल गया, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की नाइट्रोजन से भी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिलिकॉन की बेटा फास्फोरस से भी ज्यादा है। ठीक है, सिलिकॉन की ज्यादा है कार्बन से, कार्बन की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की ज्यादा है बोरोन से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए ये नोट्स बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्लास से मैंने पहले ही बोल दिया है। अगर सवाल करोगे सही से, सारे नोट्स को डाउनलोड करके रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो इसे देखिए बेटा, कहता है अमंग हेलोजेंस करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, बताइए। एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी बेटा रिलीज मतलब सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहाँ होगा, जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होगी, है ना। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन के केस में ही रिलीज होती है, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप एनसीईआरटी का टेबल देख लीजिए, क्लोरीन में -349 एनर्जी रिलीज हुआ है ना, फ्लोरीन में -328 हुआ है, तो क्लोरीन इज ऑलमोस्ट 350 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रहा है, तो ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए,
कहते हैं which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative. मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव कौन होगा? आपको दिए गए हैं, देखो, ऑक्सीजन सल्फर से टेपो, नीलू पीलू आशु सब बीमार, फ्लोरीन क्लोरीन, ये कुछ ऑर्डर है। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? क्लोरीन की है हाईएस्ट। और लेफ्ट टू राइट तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो फॉस्फोरस की सबसे कम भी होनी चाहिए, है ना। तो क्लोरीन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन बताइए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो कैसे बताएंगे बेटा? मैच करना है डेटा को। अभी वैसे मैंने डेटा दिखाया है आपको, क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, तो फ्लोरीन की सेकंड मोस्ट नेगेटिव होगा। तो मतलब ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। मोस्ट नेगेटिव इज विद क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। कर लिया है? बताओ भाई, कर सकते हो सवाल। वैसे मैं बता दूं, पीवाईक्यू डिस्कशन सेशंस अलग होंगे आपके, यहाँ तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं आप, अभी हम पीवाईक्यू डिस्कशन सेशंस करेंगे हर चैप्टर वाइज, जिसमें मेंस और एडवांस दोनों होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाते हैं। देखो, अभी तक आपने जितनी प्रॉपर्टीज देखी हैं, चाहे एटॉमिक साइज था, आयोनाइजेशन एनर्जी था, या फिर हमने अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सब आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन हो रहे थे, ठीक है। मतलब तुम्हें ज्यादा समझ में आएंगे। अब ये शायद तुम्हें तो समझ में आए क्योंकि ये बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होता है, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेटा हम डिफाइन करते हैं बॉन्डेड स्टेट के अंदर। तो जैसे दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, मगर आपको पता है इसमें कुछ पोलैरिटी होगी, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा शेयर्ड पेयर वाले, और हाइड्रोजन की तरफ कम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि फ्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन के पास ज्यादा टेंडेंसी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो फ्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों ऐसा है? पॉलिंग स्केल पे क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की बेटा 2.1 है, अभी डिस्कस करेंगे। तो यही टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, है ना, आप देखोगे टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जब बॉन्डेड स्टेट में होता है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सी खींचने का कंपटीशन, तो जिधर से बल ज्यादा आएगा उधर रस्सी खिंच जाती है ना। तो वही है कि अब बॉन्ड के अंदर भी जिस एटम की ज्यादा टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल हो जाता है, इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब डाइपोल जनरेट होगा। और बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी ही आप कहेंगे बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी हाई होता है, उतनी पोलैरिटी हाई है। और बॉन्ड में पोलैरिटी हाई है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स भी वहां हाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनफैक्ट आप एक इक्वेशन भी पढ़ते हैं, हैने स्मिथ इक्वेशन, जो आपको ये बता देती है कि कैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब यार एक चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग स्केल बनाए थे। जैसे सबसे पहले पॉलिंग बाबा ने अपने स्केल बनाया था, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, तो आप फॉर्मूला छोड़ के जा सकते हो एग्जाम के लिए, मगर इतना आपको पता होना चाहिए पॉलिंग स्केल जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बॉन्ड एनर्जीज के डेटा के ऊपर बेस्ड था, राइट। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते थे आप देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी का 0.101 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है। ये कब है? जब बॉन्ड एनर्जीज को किलो जूल्स पर मोल में लिया है। अगर किलो कैलोरी पर मोल में लिया है तो 0.101 की जगह आएगा 0.208, 0.20। अब इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं वैसे, बट मैंने इसीलिए, क्योंकि हम पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं और ये भी एक पहले के सिलेबस पुराना देखें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब तो नहीं, अब तो क्वेश्चंस
सीधे सीधे ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ठीक है। मगर आपको इतना पता हो कि स्केल कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो पॉलिंग स्केल था जो बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एंथैल्पीज के डेटा के ऊपर बेस्ड था। दूसरा स्केल बेटा हमारे सामने था मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल जो था ये बेस्ड था आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज पे, जहां मोलिकन ने कहा कि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का मोलिकन के हिसाब से आप कैसे निकालेंगे, उस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम लेके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा अगर आप दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एक्सप्रेस कर रही है। समझ गए? बोलिए यस। समझ गए क्या? बोलो। तो किस पे बेस्ड है ये देख लेना, बेस्ड ऑन बॉन्ड एंथैल्पी डेटा, और वो किस पे बेस्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर, ठीक है। ये 2 स्केल थे। जनरल वेरिएशन क्या होता है, देखिए जनरल वेरिएशन लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का पुल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे बेटा शेल्स डोमिनेट कर रहे हैं, और आपको पता है न्यूक्लियस खुद के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पा रहा, तो क्या वो खाक भी भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? वो कहेगा अपने घर वालों पे तो मेरा खुद जोर नहीं चल रहा, बाहर वालों पे क्या चलेगा? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स देखिए, आगे डिस्कस करेंगे यहीं पे। जैसे कि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अगर बेटा सेम एलिमेंट है आपके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, जहां पे देखिए सेम एलिमेंट है अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, तो एलिमेंट का जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, आप समझ भी सकते हो। Fe+3 और +2 में ज्यादा Z इफेक्टिव किसके पास है, Fe+3 में, क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो Z इफेक्टिव ज्यादा है। Z इफेक्टिव ज्यादा है तो आप जानते हो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए अगर एटम सेम एलिमेंट के हैं तो जितना ज्यादा आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एनायंस में देखिए, एनायन में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है, तो Z इफेक्टिव कमजोर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसलिए O- की ज्यादा है, ठीक है। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आप सोच सकते हो। हाइब्रिडाइजेशंस में जो हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, अगर बेटा S कैरेक्टर परसेंटेज S कैरेक्टर अगर ज्यादा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस है उसका, राइट। और अगर न्यूक्लियस के करीब है तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होंगे। फिर समझ गए? तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन। कुछ पॉइंटर्स जनरल ट्रेंड से रिलेटेड, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉलिंग स्केल पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। सीजियम सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो ही रहा है। तो लीस्ट एल्कली मेटल्स का लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियड में, जबकि हेलोजेंस का हाईएस्ट होता है। लेफ्ट टू राइट का रेगुलर ट्रेंड है ये। इनर्ट गैसेस के लिए 0, क्योंकि बॉन्ड वो बना ही नहीं रहे हैं तो बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन नहीं करते। हालांकि आप देखते हो आगे ज़ेनॉन क्रिप्टॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हम बहुत पढ़ेंगे। ओके तो आपको कुछ एलिमेंट्स की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अब याद रखनी है, मैं आपको बता देती हूँ वो कौन है। देखिए आपको नाइट्रोजन पता होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, क्लोरीन की 3। अब नाइट्रोजन क्लोरीन में अगर कंपैरिजन करना है तो नाइट्रोजन 3.04 होता है, क्लोरीन अराउंड 3.1 होता है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब और किसे ध्यान में रखिएगा आप, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, याद होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन, यहाँ देखिए बेटा सल्फर, फॉस्फोरस, इनके याद हो, सिलिकॉन है, कार्बन, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये काफी यूज होते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके हाइड्रोजन है 2.1, यू शुड नो। एल्कली मेटल्स को देखो भाई पॉइंट के अंदर वैल्यूज है 0.9, 0.8, 0.8, तो पॉलिंग स्केल की वैल्यूज है जो मैंने मार्क किया, इनको थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज है, अगर आप नोटिस करेंगे ना बेटा, यहाँ लिखती हूँ साइड में, ग्रुप नंबर 13 को देखिए आप, ग्रुप 13 बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला,
यहाँ आ जाओ, देखो 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 दिख रहा है, 1.6, 1.7, 1.8। तो ये क्या हुई गया, ये क्या हो गया भैया? आपने तो कहा था शिल्पी मैम ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, तो ये कैसे बढ़ गया? बढ़ रहा है, और रीजन है वही कॉन्ट्रैक्शंस जो आज तक पढ़े हैं, है ना, डी कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। तो उनके पुअर शील्डिंग से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है यहाँ हल्का सा, याद रखिएगा। ऐसे ही बेटा ग्रुप 14 को आपने याद कर लेना है। ग्रुप 14 में कौन है? नीलू, 15 नहीं 14 का लिखो। केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। यहाँ देखो भाई, ग्रुप नंबर 14 में भी कुछ गड़बड़ है क्या मैम? देखिए बेटा 14 में 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, अरे 2.5, फिर बीच में सबका ही 1.8, 1.8, 1.8 हो गया है, और यहाँ 1.9। ज्यादा फर्क आ ही नहीं रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और तो और नीचे जाके बढ़ भी गया है लेड का। तो ये क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी। ये आप जानते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है पूरा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर शील्डिंग ऑफ एफ, बीच में डी का पुअर शील्डिंग भी लगता है। देखो ना, गैलियम का कितना है? 1.6 है, क्यों? डी का पुअर शील्डिंग लग रहा होगा, यहाँ एफ का लग रहा है। तो डी कॉन्ट्रैक्शन और आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। चलो, तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ देखो फ्लोरीन 4, क्लोरीन है 3, फिर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है ना। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो दीज आर द वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, एनसीईआरटी का टेबल है ये, और ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन देखिए, कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो रेगुलर ही ट्रेंड होगा इधर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। आप देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्या ये सही है? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। तो आप बताइए नाइट्रोजन इज हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू और नॉट? नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है ना, फिर कार्बन होगा, और फिर उसके बाद आप जानते हो यू हैव फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन का लीस्ट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेगुलर ही था, इसमें कुछ नहीं था, ओके। चलिए बेटा एप्लीकेशंस की थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप ना नेचर ऑफ बॉन्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो हम कहते हैं वो पूरा पूरा कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए डिफरेंस आ गया, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने कहा था फिर कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी माउस की वायर ना अटक जाती है, लेट मी, तनख्वाह कट जाएगी भाई, ये टूट गया तो ध्यान से देखिए। तो मैं बता रही थी, अगर मान लो जैसे बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा बॉन्ड के अंदर? कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर। उसको मेजर भी कर सकते हैं क्या? यस, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मगर आप पहले देख लीजिए पॉलिंग बाबा के हिसाब से, पॉलिंग स्केल के ऊपर पॉलिंग ने एक बात बताया था कि अगर मान लीजिए दो बॉन्डेड स्टेट में जो दो एलिमेंट्स हैं, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा कितना आ जाए? 1.7 आ जाए। जैसे मान लीजिए ए और बी है यहाँ, और ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 है, तो हम कहते हैं 50% आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। 50% आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप निकालते हैं और वो 1.7 से ज्यादा आ जाएगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो मतलब आयनिक डोमिनेट करता है कोवैलेंट कैरेक्टर पे, ठीक है। तो वो कैसा है? प्रीडोमिनेंटली कैसा होगा? आयनिक होगा। अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दोनों का वो 1.7 से कम होता है, तो वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवैलेंस ज्यादा होगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 1.7 से अगर कम है डिफरेंस, तो मोर कोवैलेंट लेस आयोनिक, ऊपर मोर आयोनिक लेस कोवैलेंट,
ठीक है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही एप्लीकेशन अगर डिफरेंस है 1.7 से ज्यादा तो क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली उसमें आयनिक कैरेक्टर है, और वो आयनिक कैरेक्टर को आप निकाल भी सकते हो हैने स्मिथ इक्वेशन से। ठीक है, हैने स्मिथ इक्वेशन है जो कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकाल के देता है। सवाल नहीं आते हैं अब इससे, पर लिख लीजिएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर दो एलिमेंट्स का। अब तो सवाल जैसे मैंने कहा 99% पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आता है, इनसे तो सवाल पूछे बहुत जमाने हो गए हैं, तो आप फिर भी मगर आपको कंप्लीशन होना चाहिए फील। देखो हम ना रिस्क नहीं ले सकते, और एंटी इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना कि वो कुछ भी हरकतें कर सकता है अगले साल भी, तो हमें तो भाई तैयार रहना है ना, क्योंकि हम आवाज भी रेज करते हैं तो तुम्हें पता है कितना ही एक्शन लिया जाता है सिस्टम के अगेंस्ट, है ना। तो फिलहाल तो हमें एग्जाम देना है, तो हमें अपने आप को उतना टफ सिचुएशन के लिए तैयार करना है कि हम सेफ हो जाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला एप्लीकेशन देखिए बेटा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन से बॉन्ड लेंथ के ऊपर इंपैक्ट देखते हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज होता है दो एटम्स में तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। कैसे मैम, जैसे देखिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है मैम, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कहा आपने, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ गया है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी मैम, समझ नहीं आया। देखिए पहली बात तो हाईली जनरल ट्रेंड है, इसको आप हमेशा हर जगह नहीं लगाते हो, बस क्योंकि एप्लीकेशंस में बता रही हूँ तो एक दो हम एक जेनरिक एप्लीकेशन देख रहे हैं क्या होता है। जैसे HF बॉन्ड में देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ को आप बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से। क्या हर जगह ऐसा कर सकते हैं? नो, जनरल ट्रेंड है, वैसे हमेशा नहीं होगा, बट क्या रीजन आप सोच के देखिए। जैसे जब मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो आपको पता है कि एक एटम पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्डेड स्टेट की वो अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो काफी पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल जो होता है ना वो न्यूक्लियस, दोनों एटम के न्यूक्लियस को थोड़ा क्लोज खींच लेता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टन अप हो जाती है। दैट इज द रीजन, बट नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, क्योंकि हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं इसके, तो हम बात कर रहे हैं, है ना, कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, हम एक कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर्स कितने हैं निकाल सकते हैं, हम बॉन्ड लेंथ पे इम्पैक्ट देख सकते हैं। और बेटा आखिरी और इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशन कि आप बता सकते हो जो MOH टाइप के कंपाउंड्स हैं तो यू कैन टेल कि वेदर दे आर एक्टिंग एज एन एसिड और अ बेस। ठीक है, आप वो बता सकते हैं। जैसे MOH टाइप का कंपाउंड है, आप सोचिए बेटा अगर OH बॉन्ड टूटा, OH बॉन्ड टूटा तो H प्लस रिलीज होगा, है ना, H प्लस रिलीज होगा तो ये एसिड का काम कर रहा है। अगर MO बॉन्ड टूटा तो OH आयन रिलीज होंगे, तो यानी वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो MO और OH में बॉन्ड वो टूटता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस O और M का जो है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस MH और O से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H और O से, देखिए क्या कहा मैंने, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो टूटने वाला है। तो अगर मैंने कहा कि OM बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो ये जो MOH टाइप की स्पीशीज है कैसे टूटेगी बताइए, इसमें ज्यादा है तो मतलब M प्लस और OH माइनस रिलीज होगा, यस और नो। तो यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बेस की तरह बिहेव करेगा। देखो ना OH आयन रिलीज किया है इसने, यस और नो, OH आयन रिलीज किया है ना। जैसे मैम एग्जाम्पल बताइए, जैसे मैंने कहा सीजियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है तो आप जानते हैं ऑक्सीजन 3.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है, सीजियम तो बहुत ही कम होगा, 1 से भी कम, तो 0.7 होता है ये 3.5 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग सेल पे 2.1 है, तो ज्यादा डिफरेंस तो सीजियम ऑक्सीजन के बीच में है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा जिसकी वजह से सीजियम हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज अ बेस, वी विल से इट एक्ट्स एज अ बेस। ठीक है, ये चीज होती है। अगर बेटा आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस OM से ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस H और O का, तो ऐसे केसेस में वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आप देखिए MOH टाइप की स्पीशीज है तो यहाँ पे HO की ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो MO माइनस प्लस H प्लस, तो यहाँ पे बेटा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अगर H प्लस रिलीज कर रहा है तो इट इज एक्टिंग एज एन
इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। एग्जाम्पल बताइए मैम, जैसे देखिए ClOH है, ClOH है, क्लोरीन 3.1 है, ऑक्सीजन 3.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है। अब OH बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो हेंस इट एक्ट्स एज एन एसिड और ये H प्लस को रिलीज करता है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही एप्लीकेशन है कि जिस बॉन्ड में यहाँ MOH टाइप में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो वो बॉन्ड टूटेगा और फिर आप बता सकते हैं वो H प्लस रिलीज कर रहा है तो एसिड, OH आयन रिलीज कर रहा है तो बेस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। सवाल कहता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ट्रेंड्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मेरा देखिए आपके सामने कुछ आयोन्स दिए हैं और सारे ही आप देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, तो ये आयनिक रेडियाई है। उसके बाद बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है बेटा। तो ये देखो वही एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन 2p4 है, नाइट्रोजन 2p3 है। अरे आयोनाइजेशन एनर्जी लग रहा है, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा नाइट्रोजन, तो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक मेटालिक कैरेक्टर दिया है। अब इनमें से ज्यादा मेटल्स कहाँ नजर आ रहे हैं? यही नजर आ रहे हैं। देखिए पोटेशियम एल्कली मेटल है, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरोन। तो होता क्या है बेटा, जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो आपको पता है Z इफेक्टिव बढ़ता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो मतलब क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है, माउस फिर से गिर गया, अरे भैया ये कैसी डोर है इसकी। तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे, अरे ये कौन सी स्लाइड आ गई, हाँ, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती है, आयनाइजेशन जी कम हो रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा कम होगा। तो आप देखेंगे अल्कली मेटल ज्यादा मेटालिक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से, फिर लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, राइट। Then it is electronegativity, लेफ्ट टू राइट जाने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ ही रहा है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, आप इसे कर लेंगे। A 4 से मैच कर रहा है, B 1 से, C 2, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। कर लिया है। तो ये सारी मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का डिस्कशन करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देखो, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, वो मतलब इंटीजर टाइप में भी पूछ सकता है, इनमें से कितने एसिडिक ऑक्साइड हैं, कितने न्यूट्रल हैं, कितने एम्फोटेरिक हैं। तो जो भी आपके सामने ऑक्साइड्स होंगे, पहले हमेशा आपको एम्फोटेरिक ढूंढ के अलग से निकाल लेना है। तो फर्स्ट यू विल ऑलवेज सी द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर बेटा जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, गैलियम और कैडमियम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाए, इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, आप याद रख सकते हो, जानाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जानाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ठीक है, जानाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। आर्सेनिक अगर +3 में है, Fe +3 में है, एंटीमनी +3 में है, ये +3 में है, ये वेनेडियम +5, टेल्यूरियम +4 में है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे मैंने कहा आर्सेनिक AS2O3 आ गया, तो कैसा है, एम्फोटेरिक है। V2O5 पढ़ते हैं, एम्फोटेरिक कहेंगे इसे, बोलिए यस, ओके। तो यार ये जो है हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक होगा, यस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक होगा, यस। टिन है, टिन का ऑक्साइड किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लो, O2 में ले लो, जैसे O2 है +4 में, है ना, या O में लो, तो कैसा होगा, +2 में, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ +2 +4 दोनों में ही क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, राइट। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आप देख लीजिए। तो जानाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ऐसे फिर सबको करो विवाह तुम, ऐसे फिर सबसे करो विवाह तुम, ठीक है, ऐसे फिर सबसे करो विवाह तुम, 3 3 3 3 5 4, याद रखोगे, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आप आएंगे मेटल। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हैं, +1 +2 +3। एम्फोटेरिक होंगे अगर +4 +5
मतलब आप देखोगे बीच वाले जो इंटरमीडिएट स्टेट है ना, इंटरमीडिएट वालों में ये कैसे होने वाले हैं, बताइए कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। ठीक है, अगर हाई मतलब +5 में भी बहुत कम होते हैं, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में लोगे +5 +6 +7 तो ये एसिडिक होते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, मॉडरेट वाले जैसे +4 है एम्फोटेरिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब आप कहेंगे मैम तो ये देखो +5 है, हाई है, एसिडिक होना चाहिए, नहीं, मैंने क्या कहा, एम्फोटेरिक ये वाले हमेशा पहले अलग कर लोगे, ऑप्शंस देख के इनको हमेशा अलग कर लो, है ना, इनको सेपरेटली तुम्हें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद तुम ये सोचोगे कि जैसे अगर तुम्हें कहीं पे नजर आ रहा है, जैसे मान लो MnO2 है, जिरकोनियम है O2, MnO2, ZrO2, तो मेटल इसमें देखो ना +4 के अंदर है, मैंगनीज है ना +4 के अंदर। अब आप देखते हो Mn2O7, मैंगनीज किसमें है, +7 के अंदर है, कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, Mn2O7 होता है। क्रोमियम देखो CrO3 किसमें है, +6 में है, क्या होता है, एसिडिक होता है, यहाँ भी था क्रोमियम, ये +3 वाला था। एम्फोटेरिक में मैंने +3 वाला लिखवाया था, ये कौन सा है, +6 वाला है। ठीक है, तो +5 +6 +7 वाले जो है जनरली एसिडिक होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स तो आपको याद होगा ना, एसिड के सगे हैं ना बेस के, कार्बन मोनोऑक्साइड NO और N2, ये ध्यान रखना है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। इसके बाद बेटा एसिडिक ऑक्साइड्स, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस, क्लोरीन, इनको अगर आप पानी में डालोगे तो एसिड्स देते हैं। मगर बेटा कुछ मेटलॉइड के ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं। मेटलॉइड कौन कौन, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, सेलेनियम का, टेल्यूरियम का और जर्मेनियम के, ये ऑक्साइड। अब ऐसे तो आप कहोगे मैम मेटलॉइड ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होते हैं, नहीं, इनको तो याद रखना है, इनको छोड़ के अगर कोई और अगर मेटलॉइड का ऑक्साइड आता है तो वो एसिडिक होता है। समझ गए, इसको ध्यान रखना है, साइड में हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब लेफ्ट टू राइट अभी हमने पढ़ा कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी तो कम होती है ना, तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक नेचर ऑक्साइड का वो भी डिक्रीज करेगा, है ना, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड कम करेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जनरल है ये। ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है, एसिडिक नेचर कम होता है। यही रीजन है लेफ्ट टू राइट आपको एसिडिक ऑक्साइड्स मिलते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट गए, उधर क्लोरीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है, इधर सोडियम, लेफ्ट हैंड साइड मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं, बीच वाले कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। राइट, क्लियर है ये वाला पॉइंट, बताइए। हाँ जी, ओके अच्छा, एक और चीज देखिए, अगर बेटा कोई एलिमेंट है आपके सामने और वो ऑक्सी एसिड्स बनाए 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, कोई एलिमेंट अगर ऑक्सी एसिड बना रहा है, ऑक्सी एसिड क्या है मैम, जैसे देखो H2SO4 H2SO3, ऑक्सी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और एक और एलिमेंट होता है। तो आप देखेंगे इनमें हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं यूजुअली। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास सल्फर के ऑक्सी एसिड मैंने 2 लिख लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड ले लिया मैंने और नाइट्रस एसिड ले लिया। तो अगर आपके पास ऑक्सी एसिड है सेम एलिमेंट के, है ना, सेम एलिमेंट इज फॉर्मिंग ऑक्सी एसिड, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा यहाँ तो बेटा एसिडिक नेचर ज्यादा, नेचर ज्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए +6 में है सल्फर, यहाँ +4 में है तो ये ज्यादा एसिडिक। ठीक है, +5 +3 तो ये ज्यादा एसिडिक, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है क्या, देख लीजिए। ठीक है, आगे देखो एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, एक एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पे फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं H3PO3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये +1 +5। फिर भी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आप देखिए pKa की वैल्यू कहाँ 1.1 सबसे कम है, pKa जितना कम Ka उतना ज्यादा, pKa का मतलब K ज्यादा, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये ज्यादा एसिडिक है फिर ये, और ये सबसे कम है +5 वाला।
ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए कहता है गिवन बिलो आर द ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स है हमारे सामने, ठीक है, इनमें से कह रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कितने हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पूछ रहा है कितने हैं, तो कैसे बताएंगे बेटा, ये देखिए बेसिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक किसमें है +3 में है और एम्फोटेरिक होता है +3 के अंदर, +5 में कैसा होता, बताओ सोच के बताओ, ये कौन है न्यूट्रल, ये दोनों न्यूट्रल है, और क्लोरीन वाला कैसा है बेटा एसिडिक है, तो एक ही है दैट इज आर्सेनिक जब +3 के अंदर है। मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया है, यही बताया था आर्सेनिक +3 में, अगर +5 में आ जाएगा तो अब आप बताइए कैसा होगा, मेटलॉइड का ऑक्साइड कैसा एसिडिक होगा, ये रहे मेटलॉइड का, देखो AS2O5 यहाँ आर्सेनिक +5 में है, AS2O3 यहाँ +3 में है, ये मेटलॉइड है, ये वाला मेटलॉइड ऑक्साइड इधर एसिडिक है, इधर एम्फोटेरिक है, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखिए, ये रहा, कहता है aqueous solution of two compounds M1OH and M2OH are prepared in two different beakers। ठीक है, aqueous solution हमने बनाए दो अलग अलग बीकर्स में। कहता है नेचर ऑफ द सोल्यूशन जो है आप बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने दिया है हमें, तो जिस बॉन्ड का डिफरेंस ज्यादा है वो बॉन्ड टूटने वाला है। तो M और O का डिफरेंस देखो पहले, M1 और O का जो डिफरेंस है 3.5 3.4, ये तो पॉइंट बहुत ही कम है, ये तो 0.1 का ही है ना। OH बॉन्ड का कितना होगा, OH तो फिक्स है 3.5 और 2.1 यानी कि 1.4 है। तो पहले M1OH में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा OH बॉन्ड में है, तो ये H+ रिलीज करेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह करेगा, एसिडिक सोल्यूशन। जबकि दूसरे वाले में हम बॉन्ड देखें, M2 की 1.2 है, ऑक्सीजन 3.5 है, तो ये ज्यादा डिफरेंस है M2 और O, तो ये OH रिलीज करेगा तो बेसिक होगा, तो पहले वाला एसिडिक दूसरा बेसिक। क्लियर है कैसे किया, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जनरली, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक पॉइंट होता है, सवाल बनते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की NS1 है, ये सब +1 दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, NS2 ये +2 दिखाते हैं। इसके बाद अगर पी ब्लॉक में आप जाएंगे ना, तो पी ब्लॉक में एक इफेक्ट देखने को नजर आता है कि जैसे पी ब्लॉक में हम ऊपर से नीचे जाते हैं एलिमेंट्स में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैं कहूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेटा +3 में ही एग्जिस्ट करता है, +1 में नहीं। आप थैलियम के पास जाएंगे तो थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है +3 से स्टेबिलिटी। तो मतलब ऊपर से नीचे जाने में लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इसीलिए थैलियम, अगर आप थैलियम क्लोराइड देखते हैं तो TlCl की तरह एग्जिस्ट करता है वो, ना कि TlCl3, ये अनस्टेबल होता है, मतलब इसके अंदर +1 में ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान रखिए, ये पी ब्लॉक में ऐसा होता है, ऊपर से नीचे लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, मगर डी ब्लॉक में उल्टा होता है। डी एंड एफ करेंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे, वहां डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, मगर यहाँ पे उल्टा होता है। रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। कैसे मैम, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, जैसे मान लिया ग्रुप 13 की मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, NS2NP1, ठीक है, ये NS के इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और ये बेटा NP में है। तो आप देखिए अगर 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा, आगे कराना पड़ेगा ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इसको हमें NS के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा। अब होता क्या है, जैसे पी ब्लॉक में नीचे के मेंबर्स में जाते हो तो आपको D और F की फिलिंग दिखती है कि 4F में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, थैलियम है और 4F पुअर शील्डर है। पुअर शील्डर की वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और Z इफेक्टिव इंक्रीज हो चुका है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, पुल कर लेता है ज्यादा, जो उसका आउटर मोस्ट S होता है, NS जो होता है वो रिलक्टेंट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ गए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो कहता है यार +1 ही ठीक है, मैं तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही सही हूँ, ठीक है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ द D एंड F इलेक्ट्रॉन, जो NS2 है वो न्यूक्लियस के करीब हो जाता है, तो लेस अवेलेबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट बुलाते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो TlI3 करता है मैम एग्जिस्ट,
ऐसे कैसे बोल रहे हो आप कि थैलियम +3 में नहीं बनेगा? +3 में तो होता है, Tli3 होता है। मैं ये नहीं कह रही +3 में नहीं बनेगा, मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कर रही हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। स्टेबिलिटी कंपैरिजन में मैं आपको बता रही हूँ। और Tli3 की भी तुम्हें बात बताऊं तो ये थैलियम +1 और I3- होता है, इसमें थैलियम +1 ही होता है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं आयोडाइड -1 है अकेला और थैलियम +3 है, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट करेगा ये? Tl + I3- के फॉर्म में, समझे? ओके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे थैलियम है, आपको लेड दिखेगा। लेड बेटा 2+ में ज्यादा स्टेबल होता है +4 के मुकाबले, जबकि टिन अगर आप लोगे तो टिन 4+ में ही ज्यादा स्टेबल होता है। लेड पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। ऐसे ही बिस्मथ होता है, बिस्मथ +3 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +5। देखो इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है थैलियम +3 में बनेगा ही नहीं, बनेगा। TlF3 एग्जिस्ट करता है, थैलियम +3 में होता है, यहाँ थैलियम +3 में होता है, तो ये बना सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड अगर आप इनके साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच कर देंगे तो, जैसे कि ऑक्सीजन फ्लोरीन को अगर आप अटैच कर देते हो तो TlF3 एग्जिस्ट कर रहा है, Tl2O3 एग्जिस्ट करता है, Tl2O3 यहाँ भी +3 में है। तो अगर मोर कैन एग्जिस्ट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैन एग्जिस्ट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही एग्जिस्ट। जैसे बिस्मथ को लेड को ले लो, लेड भी तो एग्जिस्ट करता है, PbCl4 में होता ही है, BiCl5 करता है एग्जिस्ट, है ना। PbCl4 है, BiCl5 है, करते हैं ये एग्जिस्ट। मगर हाँ, टेंडेंसी ज्यादा +2 में होता है स्टेबल, तो इसीलिए आप ये भी बोलते हो कि लेड अगर +2 में है, अगर +4 में ले लो, अगर लेड +4 में है तो इसके पास बहुत हाई टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को खा करके +2 में चला जाए, तो ये रिड्यूस होना चाहता है, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहता है +2 में, ठीक है। ऐसे ही बिस्मथ को भी अगर आप +5 में लेंगे ना, बिस्मथ भी +5 में बेटा चाहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन खिला करके प्लीज बेटा क्या करिए +3 में भेज दीजिए हमें, क्योंकि ये भी क्या करेगा, इसमें ज्यादा स्टेबल है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन खा करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी नोट्स में बहुत अच्छे से मैंने लगा दिया है। एक आखिरी चीज देख लीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप, देख रहे हो अड़ोसी पड़ोसी में क्या चल रहा है यहाँ, लिथियम मैग्नीशियम के साथ पूरा नैन मटक्का कर रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इनमें प्रॉपर्टीज अपने डायगोनल वाले एलिमेंट के साथ जो है सिमिलर मिलती है, उसका रीजन होता है एटॉमिक साइज सिमिलर होना। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में अगर आप कंपेयर करेंगे बेटा, तो एटम इन दोनों का ही साइज जो एटॉमिक रेडियाई काफी आसपास होती है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम 160 है तो ये 157 है, तो अगलू बगलू लिथियम मैग्नीशियम में एटॉमिक साइज सिमिलर है। अगर आप आगे जाते हो बेरिलियम एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, ये 1.5 ये 1.6 है ना। आगे बोरोन सिलिकॉन में भी जाओगे, चार्ज डेंसिटी भी सिमिलर मिलती है, मतलब टोटल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। तो ये 3 रीजन होते हैं, सेम एटॉमिक, सेम नहीं सिमिलर बोलो, सिमिलर एटॉमिक साइज, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सिमिलर चार्ज टू द साइज, मतलब चार्ज डेंसिटी आप बोलो, रेशो है ना, सिमिलर चार्ज डेंसिटी होती है, राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टी की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, जिनमें काफी सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती हैं, ओके। चलिए, तो इससे तो इतने क्वेश्चन आते नहीं है, मगर ये आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, आज का सेशन भी खत्म होता है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू अ क्विक रिवीजन, ताकि हम सारी चीजें रिकॉल कर पाए A to Z, ठीक है। तैयार हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कोई स्लाइड का लेना है, वरना PDF सीधा ऐप से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हमने कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को पढ़ा, दैट वाज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, कोई हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर बेटा उससे हमें उसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो जो भी एनर्जी हम उसे सप्लाई करते हैं वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, ठीक है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हमेशा बढ़ती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन रिमूवल के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो फर्स्ट से ज्यादा, सेकंड से ज्यादा, थर्ड एंड सो ऑन, इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव
सक्सेसिव बढ़ेंगे, ठीक है। इसी बिहाफ पे हमने एक क्वेश्चन भी करने सीखे कि हमारे पास अगर कभी ऐसा केस होता है कि सवाल में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देकर पूछे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट में या ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप मंकी जंप ढूंढना, जो सबसे बिगेस्ट जंप है वो देखना, वहां वर्टिकल लाइन खींचना और जितनी पीछे आयनाइजेशन एनर्जीज गई होंगी उनको काउंट कर लेना, राइट, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें भाई काफी सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने में शेल्स बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, राइट। अब एक्सेप्शन लेफ्ट टू राइट में दो जगह आते हैं, एक पेनिट्रेशन इफेक्ट जहां एनपी ये रहा NS2 का आयनाइजेशन एनर्जी NP1 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होता है, दूसरा बेटा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जहां NP3 का आयनाइजेशन एनर्जी NP4 से ज्यादा है। ये दोनों एक्सेप्शन पीरियड नंबर 2, 3 और 4 में वैलिड होती है। नीचे जाओगे 5 और 6 में रेगुलर ट्रेंड होता है, ठीक है। अच्छा, और आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 में कैसे याद रखोगे, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, और ग्रुप नंबर 14 में सारा रेगुलर ट्रेंड होता है, बस लेड की आयनाइजेशन एनर्जी बेटा टिन से ज्यादा होती है। इधर थैलियम गैलियम पे कॉन्ट्रैक्शन लगता है, एक पे F की पुअर शील्डिंग, एक पे D की, तो ओवरऑल क्या बनता है आयनाइजेशन एनर्जी में, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया। इससे अपन जो है ध्यान रख सकते हैं, समझ गए हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब मैंने ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन आपको सिखाया। कभी कभी इन एलिमेंट्स के बीच में क्वेश्चन आ जाता है तो जिग जैग पैटर्न कॉपी में बना के 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। जैसे नियॉन ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, फिर फ्लोरीन की ज्यादा है आर्गन से, आर्गन की ज्यादा है क्लोरीन से, इस तरीके से इनका पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो क्या है बेसिकली, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी किसी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का, उसी टेंडेंसी को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक हुआ होगा प्रोसेस, राइट। तो इसमें हमने डिस्कशन किया कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। अब लेफ्ट टू राइट में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे नियॉन है हमारे पास जो एक नोबल गैस है, बेरिलियम है जो 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन है जो 2p3 है। तो इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी नेग्लिजिबल, मतलब जीरो ही मान के चलो, नेगेटिव में हम लेते हैं। हेलोजन्स के लिए तो नेगेटिव ही, सॉरी उसके लिए नोबल गैसेस के लिए तो नेगेटिव ही होती है बिल्कुल। तो ये क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते। बाकी लेफ्ट टू राइट फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है तो रेगुलर ट्रेंड होता है। हेलोजन्स का अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जाता है थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा है, क्योंकि थर्ड पीरियड वालों के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है और उनका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पूरे टेबल में, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऑर्डर रहेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी कम होती है कि अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है, तो ऑर्डर याद रखोगे सल्फर से टेपो ऑक्सीजन। हेलोजन्स का भी याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। ऑर्डर मैंने बता दिया, जिगजैग पैटर्न, क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया, जो बेटा बॉन्डेड स्टेट के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो यानी कि अगर हमारे सामने जो आप देख रहे हो एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड के अंदर दोनों एटम्स में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आपको पता है एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, एक पुल जो क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। रेगुलर ट्रेंड की अगर बात करें बेटा तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और ऊपर से नीचे कम होता है। कुछ और पॉइंट्स हमने देखे थे, जैसे अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा होता है एलिमेंट पे, सेम एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करे, जैसे Fe+2 है, +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। परसेंटेज S कैरेक्टर यदि ज्यादा होता है बेटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना। अच्छा, हमें पॉलिंग स्केल की वैल्यूज कुछ याद रखना है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिए। मैंने आपको वैल्यूज बताए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जैसे फ्लोरीन है 4, ऑक्सीजन है 3.5, क्लोरीन है 3.1, नाइट्रोजन है 3.04, है ना। इन सब के कुछ बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको सबकी पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन 2.1 एंड सो ऑन। अच्छा, तो उसमें भी एक पॉइंट कि आपका एप्लीकेशन इसका काफी ज्यादा होता है, जैसे आप MOH टाइप की स्पीशीज को बता सकते हो वो एसिड है या बेस। जिस भी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो टूटेगा, इसमें ज्यादा तो ये टूटेगा, बेस की तरह काम करेगा, इसमें डिफरेंस ज्यादा तो ये टूटेगा, एसिड की तरह काम करेगा।
ठीक है। और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ग्रुप 13-14 में एक्सेप्शन देखते हैं कि ग्रुप 13 और 14 में ऊपर से नीचे जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी बढ़ जाती है या ऑलमोस्ट सेम भी रहती है कई बार। तो जैसे ग्रुप 14 में 1.8 हो जाती है बीच में, नीचे जाके लास्ट पे लेट पे 1.9 हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है? वही डी और एफ की पुअर शील्डिंग, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, राइट। तो ये हमने डिस्कशन किया। इसके बाद बेटा हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ा। जनरली मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो बेसिक ऑक्साइड की टेंडेंसी भी कम हो रही है, एसिडिक ऑक्साइड की टेंडेंसी बढ़ रही है जनरल। जैसे क्लोरीन के ऑक्साइड काफी स्ट्रांगली एसिडिक है, सोडियम के काफी बेसिक है, बीच में एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को पहचानेंगे कैसे? ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आपको। अगर जानाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाए एम्फोटेरिक होंगे। नीचे वाले ऐसे फिर सबको करो विवाह तुम, ऐसे फिर सबसे करो विवाह तुम, +3 +3 +3 +3 और +5 +4 में मिले, ये सारे एम्फोटेरिक होते हैं। पहले इनको सोचना है, ठीक है। इसके बाद बेटा मेटल्स अगर +1 +2 +3 में है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, +4 में एम्फोटेरिक, +5 6 7 में एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड CO NO N2 वो काफी फेमस न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। और एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स तो होते हैं एसिडिक, मगर मेटलॉइड के ऑक्साइड उनको छोड़ के, वो छोड़ करके मेटलॉइड के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, ये वाले, समझ गए, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी बात और, इनर्ट पेयर इफेक्ट की जैसे पी ब्लॉक के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। वही पुअर शील्डिंग D एंड F वाला पॉइंट होता है। F की पुअर शील्डिंग से, जैसे थैलियम है उसका आउटरमोस्ट S जो है NS, वो रिलक्टेंट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से, बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा, न्यूक्लियस के करीब है थोड़ा, तो इसीलिए वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करते हैं। ओके, आज के सेशन में ये पढ़ा हमने। और बेटा टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो में, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। इस बार भी करेंगे तुम्हारे लिए, मतलब वी आर हेयर विद यू, है ना, डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, सो डोंट वरी। बस आप इस पूरे कोर्स को बेटा इत्मीनान से फॉलो करिएगा। दुख होता है जब पहला सेशन किसी चैप्टर का होता है, मान लो उस पर 100 व्यूज आए, 100 बच्चों ने अगर उसे देखा, तो सेकंड वाले सेशन पे 40-50 बच्चों ने देखा होता है। मुझे ये पैटर्न समझ नहीं आता, जब कोर्स भी फ्री कर दिया है बेटा तो फिर आप सेशंस क्यों नहीं देखते हैं? सब कुछ तो हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, DPPs दे रहे हैं, यू हैव टू सिट एंड स्टडी एंड डू द क्वेश्चंस, बाकी हम सब करा रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगी हर बच्चे को, अगर आप यहाँ तक आए हो बेटा, कंसिस्टेंट रहना है आपने, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, और रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा, फिर तुम जानते हो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो यहाँ तक अगर पहुंच गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, और तुम जैसों का ही जे एग्जाम होता है, तुम जैसा क्या तुम्हारा ही होगा, ठीक है, क्लियर। जो पूरी शिद्दत से कोर्स फॉलो कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और मुझे कमेंट करके बताना है सेशन कैसा लगा। और अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो भी मुझे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि इसके मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स अपने कोर्स में डाल दिए हैं, राइट। और यस, आपके एक कमेंट की इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट मी नो हाउ वाज द सेशन। और अगली बार हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, विल मीट विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, एंड बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।